उपन्यास और कहानियों में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपको सुनाऊँगी ढेर सारे खूबसूरत उपन्यास और कहानियाँ। आज मैं जो उपन्यास लेकर आई हूँ, उसका नाम है गुनाहों का देवता। चलिए सुनते हैं इसका पहला भाग। अगर पुराने जमाने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। बसंत के नए-नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौसले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहरी तरुड़ाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाला देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटवी रंग का पश्मीने का लंबा कोट, सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर उसे सूंघ लेता था। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने पीछे मुड़कर देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती है, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी! कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम लोग जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ, उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तल्लुकेदार, हंसमुख, खफ्तिया कसन में मजा लेने वाले और दिल के साफ निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं? नहीं, उनसे अलग होकर ही आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने हमारी मदद की है। अच्छा, आओ तब तक लोर्स पॉइंट तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम सरोवर की ओर चल दिए, जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों को एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली के से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या फिलासफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये रविंद्र बिसरिया हैं। एमए पढ़ता है, आओ मिलवाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन पर गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार ये सगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कभी तो हैं नहीं, इसीलिए नहीं समझ पाते कि क्या सोच रहे थे तुम। बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह इतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी।
जो मौसम बदलने के दिन में होती है, मसलन कुआर, कार्तिक या फागुन चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिवेरिया? सिवेरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्राइडवादी हैं या प्रगतवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार में उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये है श्री चंद कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया, फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है तो मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट के कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस के कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य का कवि सम्मेलन, बड़ा यश है इनका। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ वोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को वोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई, बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की, चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लाते हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी सी लहराकर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली,
देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्ची की तरह गर्दन हिलाकर शोक सरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। मुखर्जी रोड पर रहती है यह। उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत भी उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो जाओ। चंदर आकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कत्ता की किताबें उठा लाई। समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली। तुम कहो तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दुधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे? बंगला आया तो सुधा ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। गुनाहों का देवता भाग 1 आज यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।